क्या आप भी फाइनेंशियल मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं? क्या आपको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे वर्ड आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं ये सारी चीज़ें? कभी कभी आपने सुना होगा कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले ली है, अब यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, मार्केट अब रेजिस्टेंस जोन में है, वहाँ से मार्केट कभी भी डाउन आ सकता है। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे आप इस तरह के वर्ड सुन के। तो डेफिनेटली अगर आपने सुना है तो वेल एंड गुड, मैं और डिटेल में सुनाऊंगा। अगर नहीं सुना है तो भी मैं सुनाऊंगा। तो मैं मुकेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेरी फैंटास्टिक वीडियो। बहुत बेसिक से मैं एडवांस तक आपको सिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं किस तरह से हमारे चार्ट में वर्क करते हैं, कौन से वो लेवल्स होते हैं जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, कौन से वो लेवल्स होते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अंत तक बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। काफी सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट द चार्ट, अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेटली हम देर न करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के पहले हम थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ईयर 2023 में बहुत हेवी रेन होने की वजह से, क्या हुआ, मेरी प्याज की फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, ऑनियन की फसल जो है मेरी बर्बाद हो गई काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बट जो प्याज के जो किसान हैं, ठीक है, उसमें से जो किसान है इन्होंने क्या किया, काफ़ी प्याज ऑलरेडी बेच के रखा हुआ था। ठीक है, काफ़ी होलसेलर लोगों ने क्या किया था, होलसेलर वालों ने खरीद के रखा हुआ है अपने गोडाउन में। बट इस साल उन्होंने देखा कि बारिश ज़्यादा हुई है तो प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। अब होलसेलर क्या सोच रहे हैं कि मेरे गोडाउन में तो लो प्राइस पे खरीदी हुई प्याज है, लगभग 10 रुपये किलो, 10 रुपये केजी की प्याज पड़ी हुई है उनके गोडाउन में। बट ये क्या करेंगे, अभी वेट करेंगे कि, क्योंकि अभी देखो मार्केट में अगर प्याज मेरी कम आएगी लेकिन उसकी खपत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि मार्केट में हेवी रेन होने की वजह से 1000 केजी, 1000 केजी ही ओनियन मार्केट में आया है। ओके, बट खाने वाले लोग या मार्केट में प्याज खरीदने वाले लोग कितने हैं, 10,000 लोग हैं। ठीक है, तो अब 1000 केजी प्याज मार्केट में है और 10,000 लोग लेने वाले हैं। बट इसमें क्या हो रहा है कि हर किसी को, कंडीशन ये है कि हर किसी को 1 केजी एटलीस्ट प्याज चाहिए। तो पहला आएगा वो बोलेगा कि भैया 10 रुपये केजी प्याज दे दो। ठीक है, 10 रुपये पर केजी प्याज दे दो। तो बोलेगा नहीं भैया 10 रुपये नहीं मिलेंगे, आपको 12 रुपये केजी मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा आएगा वो बोलेगा आप 12 रुपये इसे मत दीजिए, मैं 15 रुपये देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, कोई और आएगा वो बोलेगा कि नहीं भैया आप एक काम कीजिए, 20 रुपये केजी मुझे दे दीजिए। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, कंपटीशन जैसे बढ़ती जाएगी मार्केट में प्राइस इसकी वैसे ही बढ़ती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 रुपीज़ पर केजी प्याज की कीमत पहुंच जाएगी। अब इस वक्त क्या होगा, जब मार्केट इस प्राइस पे पहुंचेगी तो ये होलसेलर जो गोडाउन में 10 रुपये केजी के हिसाब से प्याज जमा करके रखे हुए थे, जिसे एक तरह से जमाखोरी भी कहते हैं, तो इन्होंने जमा करके जो रखी हुई थी, अब 10 रुपये पर केजी का जो प्याज इन्होंने खरीदा था मार्केट से, ठीक है, किसानों से जो खरीदा था, मे भी 10 रुपये से कम में ही खरीदा है। ठीक है, फिर भी 10 रुपये लेस से 10 रुपये बोल देते हैं, तो 10 रुपये का प्याज वो अब मार्केट में आके 100 रुपये में बेचना चालू कर देंगे। अब मान लेते हैं इनके पास 1000 केजी था प्याज ऑलरेडी। अब ये 1000 केजी, या फिर मान लेते हैं 10,000 केजी प्याज था 10,000 लोगों के लिए। ठीक है, 10,000 केजी प्याज था। अब 10,000 केजी प्याज है और वो 100 रुपये पर केजी बेच रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़। ठीक है, इसका एक्चुअल प्राइस अगर देखा जाता तो 1 लाख रुपए होते, बट उसको अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 10 लाख रुपए। 1 लाख मैंने कैसे बोला, 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर बेचता तो मान लेते हैं कि 10 में, अगर उसने 10 में उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, हाँ, क्योंकि किसान से उसने कम प्राइस में खरीदा हुआ है। तो 10 रुपीज़ में उसने बेचा
तो 1 लाख रुपीज़ मिलते 10 रुपये kg के हिसाब से, बट वो कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है पर kg। तो अब उसे 10 लाख रुपीज़ मिले, मतलब 9 लाख का प्रॉफिट मिल गया है जस्ट बिकॉज ऑफ जमाखोरी। ठीक है, वो जमा करके रखा हुआ है, वो वेट कर रहा था कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तब मैं बेचना चालू कर दूंगा और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज आपने देखा कि जब मेरा सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई कम है और खरीदने वाले ज़्यादा है, तो मेरा प्राइस बढ़ते ही जा रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस मेरा जो है यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहा हूँ, इसका मतलब कम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं 10 का 12, 12 का 15, 15 का 20, ऐसे 100, इस तरह से प्राइस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस मेरा बढ़ते गया जब मेरा सप्लाई कम था, मतलब डिमांड ज़्यादा था। 10,000 लोग हैं और 1,000 kg ही अवेलेबल है, मतलब मेरा डिमांड ज़्यादा है। ओके, इस प्राइस पे क्या होगा, ऐसे में ऐसे केस में क्या हो रहा है कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है। ओके, अभी सेकंड केस हम लेते हैं कि लेट्स से 10,000 kg ऑनियन मार्केट में अवेलेबल, 10,000 लोग ऑनियन ले रहे हैं, तो क्या इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 लोगों के लिए 10,000 kg अवेलेबल है मार्केट में, तो लोग कहेंगे कि चलो भैया 10 रुपये kg प्याज दे दो, तो हर एक दुकानदार देने के लिए भी रेडी होगा, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट्स से मार्केट में 1 लाख kg ऑनियन है और खरीदने वाले 10 लाख लोग हैं, बट हर एक को 1 kg ही प्याज लगती है। ओके, फिर भी क्या हो रहा है, हर एक को 1 kg प्याज लग रही है, मतलब 10,000 kg, और मार्केट में अवेलेबल कितना है, 1 लाख, मतलब 90,000 kg प्याज जो है मेरा फिर भी एक्सेस है, एक्सेस अमाउंट में है। तो अब क्या होगा, दुकानदार क्या करेंगे कि मेरे पास ओनियन पड़ा हुआ है, वो खराब ना हो जाए, उस डर से क्या बोलेंगे, लो भैया आप 8 रुपये में प्याज ले जाओ। कोई दुकानदार बोलेगा कि 6 रुपये में ही मैं दे देता हूँ। ठीक है, कोई बोलेगा कि एक काम कीजिए, आप 60 रुपीज़ में 20 kg ले जाओ। ठीक है, ऐसे तो 6 रुपये के हिसाब से अगर आप देखो तो 20 kg का 120 रुपीज़ होता है, बट 60 रुपीज़ में ही वो 20 kg दे रहा है। तो इस तरह से अब क्या होगा, सेलर्स में कंपटीशन बढ़ जाता है और लोग कम प्राइस में बेचना चालू कर देते हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई जब मेरा बढ़ गया है तो मेरा प्राइस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 3 केसेस थे। एक तो सप्लाई मेरा कम है तो क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सप्लाई मेरा कम है, ओके, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, डिमांड मेरा ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इसी केस में अगर सप्लाई मेरा ज़्यादा है, डिमांड मेरा कम है, ठीक है, डिमांड मेरा कम है, तो क्या होगा, प्राइस मेरा डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और थर्ड केस क्या है, सप्लाई सप्लाई इक्वल टू है डिमांड के, मतलब यहाँ पे 10,000 kg प्याज अवेलेबल है और 10,000 लोगों के लिए, तो वहाँ पे मेरा प्राइस जो है एक ही रेंज में रहेगा। ठीक है, 10 रुपीज़ ही रहेगा, या 10 रुपीज़ से थोड़ा 1-2 रुपये आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, ये 3 केसेस थे, आपको बता दिया मैंने। अब थोड़ा इसी के बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड। इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट लेवल पे किस तरह से प्राइस मूवमेंट होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे किस तरह से प्राइस मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब ये भी देखेंगे कि सपोर्ट जोन को, ठीक है, सपोर्ट लेवल को डिमांड जोन क्यों कहा जाता है, और रेजिस्टेंस जोन को जो हम बोलते हैं सप्लाई जोन क्यों कहा जाता है। ठीक है, सप्लाई जोन में किस तरह से प्राइस मूवमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बेसिस पे फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस मूवमेंट जो होती है उसके बेसिस पे लोग प्रॉफिट कैसे बनाते हैं और किस तरह से जो होलसेलर थे, ठीक है, वो सारे एग्जांपल मैं इसमें कोरिलेट करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करते वक्त, और प्राइस मूवमेंट भी सप्लाई एंड डिमांड कैसे कम ज़्यादा होता है उसके बेसिस पे प्राइस मूवमेंट होती है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो मान लेते हैं मार्केट में एक प्राइस लेवल है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप ले लो, मान लेते हैं किसी कंपनी का स्टॉक मैंने खरीद लिया है। ठीक है, खरीदा नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक का एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, टाटा मोटर्स का स्टॉक का एग्जांपल ले लिया है। ओके, तो आप मान लेते हैं टाटा मोटर्स का स्टॉक जो है मेरा एक ऐसे प्राइस लेवल पे है, एक ऐसे प्राइस लेवल पे आ गया है जो जहाँ से प्राइस मेरी इंक्रीज होने लगती है बार बार। ठीक है, फिर से वो एक प्राइस पे जाएगा, और दूसरा प्राइस लेवल जो होता है, दूसरा प्राइस लेवल जहाँ होगा
एक ऐसा प्राइस लेवल जहां से प्राइस बार बार नीचे चली जाती होगी, जहां से प्राइस नीचे रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब उस प्राइस के ऊपर वो वैल्यू जाती नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट वो प्राइस लेवल है आपका जहां से प्राइस बार बार बढ़ना चालू कर देती है, जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं। डिमांड जोन हम की कह रहे हैं, ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके साथ ही जहां वो प्राइस लेवल जहां से प्राइस बार बार डिक्लाइन हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन कहते हैं। सप्लाई जोन क्यों कहते हैं वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट में डिमांड जोन क्यों कहा जा रहा है, सपोर्ट में क्या हो रहा है कि प्राइस कम हो गए। मान लेते हैं टाटा मोटर का शेयर का प्राइस था 100 रुपीज़, अब वो मुझे 50 रुपये में मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपये में मिल रही है, मतलब क्या हो रहा है, आधे दाम में मिल रही है। जो चीज़ मुझे 100 रुपये में मिल रही थी वो अब 50 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कम प्राइस में मुझे मिल रहा है, और फिर क्या होगा, यहाँ पर बायर्स आके बाय करने लगेंगे कि चलो कम प्राइस में मिल रहा है, मैं यहाँ से बाइंग करना चालू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से लोअर प्राइस में मुझे कोई चीज़ मिल रही है जो कि जिसका प्रॉपर वैल्यू जो है, ठीक है, या फिर एक टाइम के बाद उसका वैल्यू फिर से 100 रुपये हो जाएगा। इसके लिए क्या हो रहा है, लोअर प्राइस पे आके बाइंग चालू हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस मेरा इंक्रीज होना चालू कर दे रहा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। लास्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था प्याज का, उसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टाटा मोटर्स के 1 लाख शेयर मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 लाख शेयर्स ही हैं, लेकिन खरीदने वाले जो हैं 1 करोड़ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 लाख शेयर, और 1 लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, मतलब 100 गुना जो है इसका खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई है कम है, ओके, और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 1 करोड़ लोग खरीदने वाले हैं 1 लाख, कोई क्वांटिटी है, ठीक है, एक शेयर की क्वांटिटी है जो 1 लाख है, और हर एक को कम से कम एक शेयर चाहिए, ओके। तो अब 1 करोड़ लोगों में कंपटीशन भिड़ जाएगा कि मुझे मुझे टाटा मोटर का शेयर खरीदना है, मुझे टाटा मोटर का शेयर खरीदना है, वो भी 50 रुपये में, क्योंकि वो 100 रुपये प्राइस में मिल रहा था, बट अब वो 50 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पे होड़ सी लग जाएगी और लोग खरीदना चालू कर देंगे। कोई बोलेगा 50 रुपये, तो 50 रुपये में सब लोग ऑर्डर लगाएंगे, सबको मिलेगा क्या, नहीं। जब यहाँ पे देखा जाएगा कि बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, तो अब बेचने वाला भी क्या बोलेगा कि नहीं, मैं 50 में नहीं, मैं 52 में बेचूंगा, कोई बोलेगा मैं 55 में बेचूंगा, कोई बोलेगा 60 में बेचूंगा। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से प्राइस मेरा इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। जैसे प्याज के एग्जांपल में आपने देखा था 10 का 12, 12 का 15, 15 का 20, 20 का 25, 25 का 100। इस तरह से जब 100 रुपये पहुंच जाती है, ठीक है, इसी केस में आप देख लो कि जैसे ये 50 से 100 रुपये पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे जो होलसेलर थे, प्याज के केस में होलसेलर जो थे जिन्होंने जमा करके रखा हुआ था, अब वो क्या उसका फायदा उठाने लगेंगे। अब बोलेंगे कि भैया यहाँ पे देखो, जो चीज मैंने 50 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, वो होलसेलर, प्याज के केस वाले होलसेलर वो यही है जो सपोर्ट लेवल पे काफी बाइंग करके रखे हुए हैं, ठीक है, लो प्राइस पे खरीद के रखे हुए हैं। अब वो क्या बोलेंगे कि भैया अब हाई प्राइस पे पहुंच चुके हैं, चलो आप बेचना चालू कर देते हैं। अब यहाँ से वो एक्टिव हो जाएंगे, मतलब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ से वो सेलिंग करना चालू कर देंगे, ये लो 100 रुपये में, ये लो 100 रुपये में, तो 100 रुपये में बेचना चालू कर देंगे। फिर बाद में आप सेलर्स में भी कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो सेलर्स में चालू पड़ जाएगा। कोई 100 रुपये में बेच रहा है, अब सब सब सोचेंगे कि अरे इतना ज़्यादा बेच रहा है तो अब कहीं प्राइस कम ना हो जाए, चलो मैं 99 में जल्दी से बेच देता हूँ, 100 रुपये में नहीं मिल रहा था, ठीक है। कोई बोलेगा 95 में बेच दे रहा हूँ, कोई बोलेगा 90 में बेच दे रहा हूँ, कोई बोलेगा बोलेगा कि चलो 80 में लेके चले जाओ, ठीक है, देख रहे हैं कि बायर्स कम हो गए, तो फिर कोई बोलेगा 75 में लेके चले जाओ। इस तरह से क्या होता है, यहाँ से सप्लाई जोन में, मार्केट में गिरावट आने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे अभी 1 करोड़ लोग खरीदने वाले थे, ठीक है, और यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी 10 करोड़ शेयर्स खरीद के जमा करके रखे हुए। तो ये 10 करोड़ शेयर्स जो है वो 1 करोड़ लोगों में बांट दिया, उन्होंने बांट दिया, तो क्या हो रहा है
यहाँ पे लोगों को लगने लगा कि अरे बहुत सारा क्वांटिटी में मिल रहा है हमको, चलो मेरे लिए तो इतना हो गया, अब मैं इतने में नहीं लूँगा। फिर बाद में वो सोचेगा कि चलो बाय करना है तो चलो 100, लास्ट टाइम 100 में बात किया, बाय किया था, अभी मुझे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ बात करके 90 रुपये में मिल जाए, कहीं कहीं 80 रुपये में मिल जाए। इस तरह से क्या होता है कि जब मेरा सप्लाई मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मिल रही है मुझे, वहाँ पे मेरी ज़रूरत कम हो जाती है, उसके वजह से मैं प्राइस भी बार्गेनिंग करने लगता हूँ, जिसके वजह से क्या होता है कि सप्लाई जोन में हमेशा प्राइस रिजेक्ट होता है और वहाँ से प्राइस गिरना चालू कर देती है। तो ये होती है मेरी सपोर्ट एंड ये होती है मेरी रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट में। अब आपको पता चलेगा चार्ट में जब भी प्राइस बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे ऐसा क्यों बोला जाता है बाइंग करो, और रेजिस्टेंस लेवल पे क्यों बोला जाता है कि सेल करो, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों होती है ये शायद आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई है तो वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। तो जहां तक कि आपने ये समझ लिया है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं, डिमांड जोन क्यों कहते हैं ये भी आपने समझ लिया है, ठीक है, कि जो सप्लाई है वो रिक्वायरमेंट से कम है, ठीक है, जो सप्लाई है वो रिक्वायरमेंट से कम है, इसलिए प्राइस बढ़ना चालू कर देती है। बट रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है या सप्लाई जोन में क्या होता है कि मेरा जो सप्लाई है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके वजह से एक टाइम तक वो पीक वैल्यू पे रहता है, बट धीरे धीरे वो घटना चालू हो जाता है, क्योंकि सबकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है। ज़रूरत पूरी होने के बाद कोई पूछेगा भी नहीं ना कि अगर मुझे 1 kg प्याज मिल गया है, ठीक है, अब मेरा मान लेते हैं कि लेट्स से मेरा 1 हफ्ता निकल जाएगा, तो मैं उसके बाद पूछूंगा ही ना 1 हफ्ते तक तो मैं जाऊंगा भी नहीं देखने के लिए। तो वही केस होता है कि जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए या फिर मेरा जितना रिक्वायरमेंट था उतना मिल गया मुझे, उसके बाद तो मैं ऑफकोर्स बार्गेनिंग चालू कर दूंगा कि 100 रुपये में नहीं भैया, मैं लास्ट टाइम 100 रुपये में ली थी, 90 में दे रहे हो तो दे दो, 75 में दे रहे हो तो दे दो, ठीक है। इस तरह से फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है रेजिस्टेंस लेवल पे जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। अब यही केस में ब्रेकआउट की बात करते हैं। लोग कभी कभी बोलते हैं कि रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिल जाए या सपोर्ट से ब्रेकआउट मिल जाए तो बाइंग सेलिंग करना चाहिए, रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिले तो बाइंग करो और सपोर्ट से ब्रेकआउट मिले तो सेलिंग करो। अब ऐसा क्यों होता है, अब ये भी थोड़ा हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिल रहा है मतलब क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर कंपनी में, ठीक है, टाटा मोटर्स में मान लो कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो गया है जिसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। लाइक इन्होंने मान लो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करने का अनाउंस कर दिया, और काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे चीज़ें भी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि सो एंड सो सिटी में इतने सारे स्टेशन होने वाले। तो इस तरह के पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो गए तो क्या होता है यहाँ पर और भी ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल पे 10 करोड़ शेयर्स है और 1 करोड़ लेने वाले लोग हैं। तो अभी क्या है, 1 करोड़ लोग एक ही शेयर्स ले रहे थे, बट आप ये केस में क्या करेंगे, लोग एक आदमी जो है, ठीक है, एक पर्सन जो है वो 10 शेयर्स लेना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इन फ्यूचर इसका प्राइस काफ़ी बढ़ने वाला ही है। तो यहाँ पे काफ़ी बाइंग चालू हो जाएगा, बाइंग चालू हो जाएगा, लाओ भैया 100 रुपये में दे दो, चलो 100 नहीं 101 में दे दो, नहीं 101 नहीं 102 में दे दो, 105 में दे दो, ठीक है, 110 में दे दो, और 200 रुपये में दे दो। तो इस तरह से मेरी प्राइस बढ़ना चालू कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि रेजिस्टेंस पे जब मेरा ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट बना के 100 का 200 हो गया तो आप डबल करके आप बेचना चालू कर दो। यहाँ पे सब बेचना चालू कर देंगे, फिर यहाँ पे आके फिर से जब 100 रुपये आएगी तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं मिला था वो बोलेंगे कि चलो फिर से 100 रुपये पे आइए, अब यहाँ से हम खरीद लेते हैं, फिर यहाँ से खरीदना चालू हो जाएगा, फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। इस तरह से मार्केट में जो है ये वर्क करते हैं। ओके, अब सेम केस है सपोर्ट में। सपोर्ट में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा मार्केट जो है इस प्राइस से रिजेक्ट होके, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके यहाँ पर आया है। यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, वो यहाँ पर काफ़ी देर से सर्कुलेट हो रहा था, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा था, बट एक सडनली एक नेगेटिव न्यूज आती है कि कंपनी में कुछ नेगेटिव हो गया है। तो वो क्या होगा कि यहाँ से लोग सेलिंग करना चालू कर देंगे कि भैया मुझे अभी इसका ये शेयर्स नहीं लेना है, ठीक है,
क्योंकि अभी जो भी मेरे वैल्यूज हैं शेयर्स के वो अब कम होने लगेंगे। लोग इसे बेचना चालू कर देते हैं, यहाँ पे बेचना चालू कर देते हैं तो क्या होता है, लोग खरीदने आ जाते हैं कि नहीं भैया इसका कोई वैल्यू नहीं है, अभी कंपनी तो लॉस में ही जाने वाली है, कंपनी में ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आए हैं, मैं 50 रुपये में नहीं खरीदूंगा, आप 45 में दे रहे हो तो दे दो। कोई आएगा वो बोलेगा नहीं भैया मेरे को 40 में दे रहे हो तो दे दो। कोई बोलेगा 35 रुपये में दे रहे हो तो दे दो। तो ऐसे करते करते क्या होगा, प्राइस मेरा नीचे चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि सपोर्ट पर कभी भी ब्रेकआउट मिले तो वहां से शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। इस तरह की चीजें आपने सुनी होगी। तो ये सारी चीजें होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो बता दिया, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, वो सारी चीजें बता दी। रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट मिलने पे किस तरह से हम रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट जब मिलता है तो बाइंग क्यों करना चाहिए वो मैंने बता दिया। सपोर्ट पे जब ब्रेकआउट मिलता है तो हमें सेलिंग क्यों करना चाहिए वो सारी चीजें मैंने बता दी। एक प्याज के मार्केट से रिलेटेड एग्जांपल भी आपको कोरिलेट करके बता दी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट में किस टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो तीन टाइप के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे। पहला टाइप क्या होगा, राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से राइजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे आपको। इस प्राइस लेवल के बीच में आपको प्राइस मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। ऐसे जाएगी, फिर इस तरह से डाउन आएगी, फिर इस तरह से जाएगी, फिर इस तरह से डाउन आएगी, फिर इस तरह से जाएगी और इस तरह से डाउन आएगी। मतलब क्या हो रहा है, ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। इस प्राइस पे आ रही है, यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर अप जा रही है, यह आपका रेजिस्टेंस हो जा रहा है, ओके। यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। फिर से एक इस लेवल पे आती है, ठीक है, राइजिंग लेवल पे आ रही है। इस लेवल पे जैसे आती है फिर से क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे बायर ज़्यादा आ जाते हैं, बाइंग करने लगते हैं और प्राइस अप होने लगती है, बढ़ने लगती है, बुलिश होने लगती है। फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल पे आती है, यहाँ से डाउन जाने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कि सपोर्ट पे जैसे आए आप बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे जैसे जाए आप सेल कर दो। फिर सपोर्ट पे जैसे आए आप बाय कर लो और रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी आप शॉर्ट सेल कर दो, यहाँ पे आके बाय कर लो, ठीक है। इस तरह से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फर्स्ट हो गया आपका राइजिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। राइजिंग और ट्रेंडिंग ऐसे आप बोल सकते हो, राइजिंग और ट्रेंडिंग, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। ये चीजें हो गई। सेकेंड टाइप जो होती है साइडवेज, ओके। साइडवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। साइडवेज क्या होती है, साइडवेज होती है कि ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, एक प्राइस लेवल के बीच में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है। ये दो प्राइस लेवल है, मान लेते हैं 50 रुपये और ये 100 रुपये, ठीक है। इसी के बीच में ये सर्कुलेट होते रहेगी, इसी तरह से ऑसिलेट होती रहेगी, ठीक है। इस तरह से अप जाएगी डाउन जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, साइडवेज बोलते हैं, जो एक प्राइस बैंड के बीच में, प्राइस रेंज के बीच में ही अप डाउन होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से प्राइस राइज होना चालू कर देगी उस लेवल को क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। और जिस प्राइस लेवल से शेयर्स की प्राइस डिक्लाइन होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं, सपोर्ट को हम डिमांड जोन कहते हैं। फिर आप बोल सकते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग या फिर डिक्लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके। डिक्लाइन भी बोल सकते हैं। फिर जो भी मतलब डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंडिंग, ठीक है। ये अप ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, ये डाउन ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से हो सकता है आपका, ठीक है। इस तरह से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ से जो है प्राइस इस तरह से यहाँ जा रही है। फिर एक सेकेंड ना, मार्केट में एक लेवल पे यहाँ से रिजेक्ट हुई, यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर डाउन जा रही है, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, फिर डाउन जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है,
ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ओके, ये आपका सपोर्ट बन जाता है, ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपका डाउन ट्रेंड में हो गया, ये आपका अप ट्रेंड में हो गया, और ये आपका साइडवेज हो गया, जो एक ही प्राइस बैंड में घूम रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए हर जगह आप ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। आप इस रेंज में भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने एग्जिट कर ली, फिर से यहाँ पे सपोर्ट पे जब आया यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ एग्जिट कर ली, ओके। और साइडवेज में भी देखो, आप इस प्राइस पे 50 रुपये पे खरीदा, 100 रुपये पे बेच दिया, फिर 100 रुपये पे ऑलरेडी बेच दिया और 50 रुपये यहाँ पे आके वापस से खरीद लिया, या 50 रुपये पे खरीद लिया और 100 रुपये पे बेच दिया, ठीक है। इस तरह से आप साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हो, और डिक्रीजिंग मार्केट में, ठीक है, बेयरिश मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ से प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले ली, यहाँ से प्राइस बढ़ना चालू कर दी, इधर तक गई, ठीक है। ये लेवल जो है मेरा, ये लेवल जो है मेरा, ये आपका प्रॉफिट लेवल हो सकता है। फिर यहाँ से देखो प्राइस डिक्रीज होना चालू कर दी, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली है, फिर यहाँ से बढ़ना चालू कर दी, फिर यहाँ से इस प्राइस लेवल से फिर से डिक्रीज होना चालू हो गई है, ठीक है, बेरिश मूवमेंट चालू हो गया, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके बढ़ना चालू हो गई है। तो इस तरह से 3 टाइप के नॉर्मली हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिलते हैं, और उसके बेसिस पे हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, ओके। प्राइस एक्शन भी मोस्टली जो डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं। जो भी प्राइस एक्शन हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल से कोरिलेट करने में, समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसका मार्केट में इसके साथ ट्रेड कैसे करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी चीज़ समझ चुके हैं। सपोर्ट जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। डिमांड जोन में क्या होता है, डिमांड जोन में जो होता है बायर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बाइंग करने के लिए। रेजिस्टेंस जोन में क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे सेलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब हम अपने चार्ट पर जाके देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे चार्ट पर जाके। तो ये हम आ चुके हैं अपने चार्ट पे। अब हम थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम अपने चार्ट पे ड्रॉ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम थोड़ी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए कि 3 ऐसे पॉइंट, ठीक है, 3 ऐसे पॉइंट, एटलीस्ट 3 पॉइंट, ठीक है, 3 से ज़्यादा रहेंगे तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट एटलीस्ट 3 ऐसे पॉइंट जहाँ से प्राइस राइज होना चालू हुई है सेम लेवल पे। तो आप देख सकते हैं इस प्राइस से यहाँ पर प्राइस राइज होना चालू हुई है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर सेम लेवल है, चौथी यहाँ पर, पांचवी यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब मेरा एक जो है सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ये मेरा सपोर्ट लेवल हो गया। अब रेजिस्टेंस एटलीस्ट 3 पॉइंट पे, एटलीस्ट 3 पॉइंट पे जहाँ पर मेरा प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यहाँ भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है इस वैल्यू में, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मूवमेंट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं रिसेंट मार्केट ट्रेंड्स में देखूँ तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर आप रिकॉल करें मेरे पिछले एक्सप्लेनेशन को कि ये किस तरह का आपको दिख रहा है, ये साइडवेज दिख रहा है आपको, ठीक है। 2 प्राइस रेंज में आपको ये ऑसिलेट होते हुए दिख रहा है,
ठीक है, ये साइडवेज मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। ओके, अब ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा मैं ये बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, बार बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिए, यहाँ से रिजेक्ट हो गया है और इस लेवल पे पहुंची है, ठीक है, फिर से नीचे रिजेक्ट हुई है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की है। डायरेक्टली अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से डाउन गई है, देख रहे हैं आप? तो ये मेरा सपोर्ट जोन है, ठीक है, डिमांड जोन, जहाँ पे बायर्स खड़े हैं बाइंग करने के लिए। ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे सप्लाई जोन कहते हैं आप, और जहाँ पर सेलर्स अवेलेबल रहते हैं मार्केट में पकड़ हासिल करने के लिए, जहाँ पे भारी मात्रा में सेलिंग करने के लिए सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग चालू हो जाती है, तो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होता है, यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं, फिर से इसका प्राइस इंक्रीज होने लगता है, फिर यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से गिरने की कोशिश की है, बट यहाँ से फिर से ब्रेकआउट देके फिर रिजेक्शन मिला है, और फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनी है, ठीक है, इस लेवल में फिर से सपोर्ट बनी है, देख सकते हैं। यहाँ से फिर से कितनी बार सपोर्ट बनी है आपको दिख रहा है ये, ठीक है। फिर यहाँ पर आप थोड़ा दिख रहा है कि एक रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे फॉर्म हुई है, उसके बाद रेड कैंडल ही फॉर्म हो रही है, तो यहाँ से मे भी हो सकता है प्राइस डिक्रीज हो जाए और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये साइडवेज टाइप का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। ओके, राइजिंग का एग्जांपल दूं तो आपको यहाँ पे दिख सकता है, राइजिंग स्टॉक में आप यहाँ पे देखो इस लेवल पे, ठीक? आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ओके, इस लेवल से अगर मैं ड्रॉ करना चालू कर दूँ तो इस तरह से, तो अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर से प्राइस अप जा रही है, फिर यहाँ सपोर्ट ली है, फिर प्राइस अप गई है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है तो काफ़ी ब्रेकआउट, तो इस तरह से प्राइस एक्शन इसके बेसिस पे ही डिपेंडेंट होता है। ओके, और इसके अलावा फिर से मैं आपको दिखा दूँ, एक अप ट्रेंड यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी, और डाउन ट्रेंड का अगर आपको देखना है, ठीक है, मैं अप ट्रेंड का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, है इस तरह से। और दूसरा जो है रेजिस्टेंस जोन ये है मेरा। अब देखिए यहाँ से यहाँ गई है, फिर से डिक्रीज हुई है, फिर से यहाँ गई है, फिर से डिक्रीज हो रही थी, बट यहाँ पर कोई अच्छा न्यूज़ आने की वजह से गैप ऑफ ओपनिंग के साथ अच्छा खासा प्राइस अब गया है, ठीक है। इस तरह से मार्केट में, तो वही कहते हैं कि मार्केट में न्यूज़ का भी इफेक्ट होता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एनालिसिस जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं, ठीक है, मार्केट में प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट करती है। उसके साथ ही आप देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का आपको मैं दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड में भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये लेवल पे किस तरह से सपोर्ट ले रही है, और इसका रेजिस्टेंस लेवल भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में। ओके, ये प्राइस देखिए यहाँ पे जा रही है, फिर से डाउन जा रही है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन जाने की कोशिश की है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, फिर से यहाँ सपोर्ट हुई है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, फिर से ऊपर नहीं जा पाई, फिर से इसी लेवल पे 2 बार सपोर्ट लिया हुआ है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल पे जाके काफ़ी कंसोलिडेट हुई, बट वहाँ से ब्रेकआउट दिया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूस है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड में भी आपको दिख गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे बायर्स रहते हैं, जहाँ पर बाइंग करते करते इसका प्राइस बढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, सप्लाई जोन है मेरा, तो यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ से प्राइस डिक्रीज होना चालू कर देता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में देखिए, जहाँ से प्राइस इंक्रीज होने लगे वो आपका सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस डिक्रीज होने लगे वो आपका रेजिस्टेंस है। तो ये डिक्लाइन मार्केट में हो गया, डाउन ट्रेंड मार्केट में, ये अप ट्रेंड मार्केट में, और ये आपका साइडवेज मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी आप अच्छे खासा ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस रेंज में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोर्ट पे आप बाइंग कर लो और रेजिस्टेंस पे आप सेलिंग कर दो, और जैसे ही ब्रेकआउट मिले तो आप वहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग कर दो।
रेजिस्टेंस पे अगर ब्रेकआउट मिलता है वहां पे बाइंग करो, सपोर्ट पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां से सेलिंग करना चालू कर दो। तो इस तरह से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दिस ऑल was about support and resistance, demand zone, supply zone, बायर्स एंड सेलर्स, किस तरह से बायर्स हावी होते हैं, किस तरह से सेलर्स हावी होते हैं। प्याज के मार्केट का सिंपल एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार हो सके तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव एडिशन मिलेगा आपके स्किल में, आपके नॉलेज में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड अपने स्किल्स को इसी तरह ग्रो करते रहिए, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अपने नॉलेज को इसी तरह से ग्रो अप करते रहिए, और अच्छे से अपने स्किल को ग्रो अप करके एक अच्छे लेवल में आप अपना वेल्थ जनरेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।